हे गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है देव। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ईएसआई और पीएफ रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर के बारे में। जी हाँ, सो देखिए, एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से ईएसआई पीएफ काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और इसका रजिस्ट्रेशन कब रिक्वायर्ड होता है, कैसे होता है, साथ में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो है श्रम सुविधा पोर्टल के ऊपर मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपको ईएसआई और पीएफ दोनों का कंबाइन अगर आपको रजिस्ट्रेशन लेना है तो उसका पूरा क्या प्रोसीजर है, कैसे एप्लीकेशन फिलअप होती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट होगी और इसके ऊपर कैसे यहाँ पे प्रोसेस काम करेगा। इस वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप लोग एक एक्सपर्ट के थ्रू अपना पीएफ और ईएसआई रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं बहुत ही कम कॉस्ट के ऊपर, लिंक जो है आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग कुछ ईएसआई और पीएफ के ना बेसिक जान लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं ईएसआई और पीएफ का मतलब क्या होता है। तो वैसे जो पीएफ होता है यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और ईएसआई यानी कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। तो अगर मैं पीएफ की रिक्वायरमेंट की बात करूं तो अगर आपकी फर्म है, कंपनी है, अगर वहां पे मोर देन 20+ एम्प्लॉय यहां पे काम कर रहे हैं तो आपको कंपलसरी होगा एक पीएफ के अंदर रजिस्ट्रेशन करना। जी हाँ, तो अगर लेट सपोज अगर 20 के नीचे भी है तब भी आप वॉलंटरी बेसिस पे कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे सारे आपके जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी यहाँ पे रजामंदी चाहिए होगी। इसके अलावा गाइस, अगर जो भी एम्प्लॉय जो है यहाँ पे अगर विड्रॉल करता है सैलरी मोर देन 15,000 रुपीज़ तो उसको कोई भी कंपलसरी नहीं होगा उस ईपीएफ स्कीम के अंदर एनरोल करना। इसके अलावा गाइस, अगर मैं ईएसआई की बात करूं यानी कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस का, तो जो हम लोगों ने पीएफ के अंदर जो 20 की लिमिट्स देखी वो यहाँ पे 10 की लिमिट्स है और ये सारी इंडस्ट्री के ऊपर एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं है कि केवल फैक्ट्री होनी चाहिए, अगर आपका रेस्टोरेंट है, आप शॉप चलाते हो, होटल चलाते हो, सारी इंडस्ट्री के ऊपर एप्लीकेबल है। यहीं पे गाइस, अगर मैं यहाँ पे सैलरी की बात करूँ तो अगर कोई भी बंदा यहाँ पे लेस देन 21,000 रुपीज़ पर मंथ जो है अर्न कर रहा है तो उस केस में उसको ईएसआई के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना यहाँ पे कंपलसरी हो जाएगा। अब गाइस बात करते हैं हम लोग कंट्रीब्यूशन की। तो देखिए, एक बार जैसे यहाँ पे एम्प्लॉयर ईएसआई और पीएफ का रजिस्ट्रेशन नंबर ले लेता है, उसके बाद में जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर है, अगर मैं ईपीएफ की बात करूँ तो दोनों इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि 12% रहता है, 12% ऑफ द बेसिक सैलरी, और सेम जो चीज़ है वो एम्प्लॉय भी कॉन्ट्रीब्यूट करता है। तो यहाँ पे 12% के अंदर क्या होता है, 8.333 तो पेंशन स्कीम में जाता है और बाकी का 3.67 ईपीएफ की जो स्कीम होती है उसके अंदर कॉन्ट्रीब्यूट होता है। वहीं पे अगर मैं ईएसआई की बात करूं तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 3.25% होता है, वहीं पे एम्प्लॉय खुद की जेब से 0.75%, यानी कि टोटल 4% के समथिंग ईएसआई के अंदर यहां पे कंट्रीब्यूशन होता है। जैसे गाइस, एम्प्लॉय से याद आया, आजकल जो छोटी कंपनीज होती है, बिजनेसमैन होते हैं, शॉपकीपर्स होते हैं, उनको हायरिंग करने में ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो गाइस, इसके लिए यहाँ पे मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा अपना ऐप को, जिसको यहाँ पे मैं खुद भी कई बार यूज ले चुका हूं अपनी कंपनी के लिए, हायरिंग के लिए, और बहुत ही अच्छे तरीके से ये ऐप यहाँ पे जो है काम करती है। सो गाइस, अगर आपको मान लीजिए सेल्समैन की रिक्वायरमेंट है, अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट है, डिलीवरी बॉय चाहिए, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए रिक्वायरमेंट चाहिए, डेटा एंट्री के लिए बंदे चाहिए, या कोई भी पोस्ट क्यों ना हो, आपकी सारी रिक्वायरमेंट जो है अपना ऐप के ऊपर फुलफिल हो जाएगी। यहाँ पे गाइस आपको 80 से ज्यादा सिटीज के अंदर जो है कैंडिडेट अवेलेबल है और वो भी मोर देन 70+ कैटेगरी के अंदर। और गाइस, अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं तो यहाँ पे आपको 8वीं पास से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक के भी यहाँ पे जो है एक्सपीरियंस बंदे मिल जाने वाले हैं। तो इस ऐप को केवल बिग एमएनसी नहीं बल्कि जो स्मॉल बिजनेस होते हैं, एसएमईज होते हैं, वो भी यहाँ पे यूज में ले रहे हैं। तो गाइस, हायरिंग करना बड़ा ही सिंपल है। सबसे पहले आपको इस लिंक के ऊपर जाना पड़ेगा, ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यहाँ पे आई वांट टू हायर के ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। उसके बाद में सिंपली अपना मोबाइल नंबर डालना है, एक सिंपली यहाँ पे ओटीपी जाता है 4 डिजिट का, वो आपको सिंपली इंसर्ट करना है। उसके बाद में यहाँ पे आपसे 2 ऑप्शन पूछेगा, हायरिंग फॉर कंपनी के ऊपर सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद में गाइस सिंपली आपको स्टार्ट हायरिंग के ऊपर क्लिक करना है और अपनी जॉब की जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो यहाँ पे आपको इंसर्ट करनी है। जैसे कि बेसिक डिटेल्स हो गई कि जॉब का टाइटल क्या रहेगा, फुल टाइम जॉब है, पार्ट टाइम जॉब है, यहाँ पे आपकी सैलरी आप कितनी उसको देना चाहते हैं, तो ये बेसिक सी डिटेल्स आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी। साथ में गाइस, यहाँ पे कोई भी कैंडिडेट की अगर एडिशनल रिक्वायरमेंट है तो वो भी आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। और अच्छी बात है, ये केवल वेरीफाइड जॉब को ही यहाँ पे डालता है, तो इसके लिए आपको अपनी कंपनी की आईडी डालनी पड़ेगी, जिसके अंदर आपका ऑफर लेटर हो गया या कोई भी कंपनी का सर्टिफिकेट या बिजनेस का सर्टिफिकेट आप यहां पे अपलोड कर सकते हैं। और आपने जो जॉब पोस्ट की होगी वो विद इन द फ्यू मिनट्स आपकी यहां पे अप्रूव होके लाइव हो जाती है। इसी के साथ में गाइस, अगर आप यहां पे खुद के लिए जॉब फाइंड आउट कर रहे हैं तो आपको अपना ऐप के ऊपर आसानी से अपनी फील्ड के अंदर जॉब मिल जाएगी। तो गाइस, यहां पे मैं एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। तो गाइस, देर किस बात की, अभी अपना ऐप को डाउनलोड कीजिए और एम्प्लॉयर्स अपनी रिक्वायरमेंट के लिए जॉब की पोस्टिंग कीजिए। तो गाइस, अब बात करते हैं कि ये जो कंट्रीब्यूट आपको करना है ये कब करना है। तो इसको करने के लिए आपको चाहिए होगा एक रजिस्ट्रेशन नंबर, तो आपको ईएसआई और पीएफ का रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए होगा और अपने जितने भी एम्प्लॉय है उन सभी को उसके अंदर एनरोल भी करना होगा।
तो गाइस पहले तो क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट ने एक पोर्टल बना रखा है श्रम सुविधा के नाम से, काफ़ी मतलब अच्छा पोर्टल है और एक यूनिफाइड पोर्टल है। मतलब इसी के ऊपर आप जो है ईपीएफ और ईएसआई दोनों एक साथ यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। सो गाइस यहाँ पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, जैसे अपने बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स हो गए, साथ में यहाँ पे आपको डीएससी भी चाहिए होगा, यानी कि डिजिटल सिग्नेचर, क्योंकि आपको यहाँ पे डिजिटली जो अपनी एप्लीकेशन यहाँ पे साइन करनी पड़ेगी। इसके अलावा गाइस जैसे एक बार आपका इस पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो आपको सर्टिफिकेट वगैरह मिल जाता है और आपका ईपीएफ और ईएसआई रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट हो जाता है। उसके बाद में गाइस जो ईपीएफ की साइट है, जो ईएसआई का पोर्टल है, उसके ऊपर आपको अपने जितने भी एम्प्लॉयज़ है, हर एक एम्प्लॉय का इंडिविजुअल बेसिस पे आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, मतलब अल्टीमेटली उनको एनरोल कराना पड़ेगा। फिर गाइस उनके एम्प्लॉय के यहाँ पे अलग से जो है ईएसआई का नंबर वगैरह इश्यू होता है, तो वो एक अलग प्रोसीजर है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग जो बात करने वाले हैं वो केवल एक एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से श्रम सुविधा पोर्टल पे कैसे रजिस्ट्रेशन होगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो गाइस सबसे पहले आपको इस लिंक के ऊपर जाना पड़ेगा, ये लिंक मैं आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पे सबसे पहले आपका नाम वगैरह जो है, ईमेल वगैरह और अपना मोबाइल नंबर, मतलब बेसिक डिटेल डाल के सिंपली आपको साइन अप करना है। तो गाइस एक बार जैसे आप यहाँ पे रजिस्टर्ड हो जाते, उसके बाद में सिंपली आपको इस टाइप का यहाँ पे पोर्टल दिखने वाला है। उसके बाद में गाइस आपको सिंपली रजिस्ट्रेशन में जाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन अंडर ईपीएफ और ईएसआई, इसके ऊपर आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। तो ये एक कॉमन पोर्टल है जिसके थ्रू आप दोनों रजिस्ट्रेशन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको सिंपली अप्लाई फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपके दोनों एक्ट आ जाते हैं, ईएसआई आ जाता है और ईपीएफ आ जाता है। तो यहाँ पे सिंपली आपको सबमिट बटन के ऊपर क्लिक कर, उसके बाद में गाइस यहाँ पे सबसे पहले आपसे पूछेगा अपना एस्टेब्लिशमेंट का नेम, मतलब आपकी जो भी कंपनी का या फर्म का नेम है। अगर आप एक प्रोप्राइटरशिप फर्म चला रहे हैं तो आप अपना ट्रेड नेम यहाँ पे डाल सकते हैं। ये मैटर नहीं करता कि आपका पैन नंबर, क्योंकि आपका पैन नंबर तो पर्सनल होगा प्रोप्राइटरशिप के केस में, तो ये मैटर नहीं करता कि उसके साथ में मैच करवाना है। लेकिन अगर आपकी पार्टनरशिप है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो उस केस में ध्यान रखिएगा आपका जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नेम है या पार्टनरशिप का जो नेम है, जो आपको सेपरेट पैन कार्ड इशू हो रखा होगा, वही नेम आपको यहाँ पे सिंपली डालना है। नीचे जाएंगे तो नीचे केवल आपका एड्रेस पूछेगा। तो ये बिजनेस का आपका एड्रेस होना चाहिए, प्रेमाइस का एड्रेस होना चाहिए, जो कि आपका एक रजिस्टर्ड ऑफिस होता है। तो उसकी आपको केवल एक बेसिक सी डिटेल्स डालनी है, प्लस आपका जो भी पैन नंबर होगा, कंपनी का पैन नंबर है, वो आपको डालना है। फिर यहाँ पे पूछता है कि ऑनरशिप कौन सी है, कि प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको प्रोप्राइटरशिप फर्म का ऑप्शन मिल जाएगा, पार्टनरशिप का मिल जाएगा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का मिल जाएगा। एस्टेब्लिशमेंट कैटेगरी के अंदर ये पूछता है कि आपकी फैक्ट्री है, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट है, शॉप है, थिएटर से, अदर्स है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए फैक्ट्री वगैरह सेलेक्ट करते हैं तो नीचे आपको फैक्ट्री का कुछ लाइसेंस वगैरह लेना पड़ता है अलग से, तो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी। बाकी अगर आपकी मान लीजिए नॉर्मल शॉप वगैरह तो कोई दिक्कत नहीं, आप देख सकते हैं ये सारे फीचर जो है नीचे हाइड वगैरह हो जाते हैं। उसके बाद में गाइस आपने कब यहाँ पे अपनी जो है शुरुआत की थी, सेटअप डेट क्या है आपकी, वो आपको सिंपली यहाँ पे इंसर्ट करनी पड़ती है। नीचे आपसे स्टार्टअप का रजिस्ट्रेशन नंबर पूछेगा, डीआईपीपी का, तो वो आपके पास में ऑब्वियसली यहाँ नहीं होगा क्योंकि बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो अगर आपके पास में है तो आप वो डाल सकते हैं। एमएसएमई की बात करो तो सबके पास में एमएसएमई होता है, जिसको उद्यम के नाम से भी जाना जाता है। तो वो एमएसएमई या उद्यम का रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हैं, उसकी आप यहाँ पे डेट डाल सकते हैं। नीचे आपको ऑनरशिप की डिटेल्स पूछेगा, जिसके अंदर आपको डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन डालनी है। मतलब अगर मान लीजिए पार्टनरशिप फर्म वगैरह है तो उसके अंदर होता क्या है ना, बहुत सारे ऑनर्स होते हैं, बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं। अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी है तो उसके अंदर भी बहुत सारे पार्टनर्स या ऑनर्स होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, कितने ऑनर्स है और कब ये सर्टिफिकेट इशू हुआ था, ये डीड कब इशू हुई थी, तो और सीआईएन नंबर वगैरह क्या है जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में एप्लीकेबल होता है। तो ये आपको केवल बेसिक से अपनी कंपनी की और फर्म की डिटेल्स यहाँ पे डालनी पड़ती है। इसके बाद में गाइस जो सेकंड कॉलम है वो है ई कॉन्टैक्ट्स का, जिसके अंदर आपको अपना मेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर डालना है। इसके ऊपर ही आपके सारे अलर्ट्स वगैरह आएंगे कि एप्लीकेशन जो है अप्रूव होती है या चाहे रिजेक्ट होती है। उसके बाद में गाइस जो थर्ड टैब है वो है कॉन्टैक्ट पर्सन की। तो यहाँ पे देखिए प्राइमरी मैनेजर आता है। तो अगर आप एक बहुत बड़ी कंपनी चला रहे हैं तो उसके अंदर अगर आपका मैनेजर है, मान लीजिए आप तो खुद एक सीईओ वाली लेवल की पोजीशन पे है, तो यहाँ पे जो भी मैनेजर है, जिसकी जो भी मतलब मान लीजिए कल को कांटेक्ट करना हो गवर्नमेंट को, इस बंदे को कर सकता है वो, तो यहाँ पे आप उसको चूज आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं एक छोटे बिजनेस की बात करूँ, प्रोप्राइटरशिप फर्म, तो उसमें ये चीज़ें डालने की जरूरत नहीं है। सीधा आप आ जाओ प्राइमरी ऑनर के अंदर। तो यहाँ पे केवल उनका नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम और उनका जो पर्सनल का एड्रेस है, जो उनके आधार कार्ड के पीछे मेंशन है, वो डिटेल्स आप यहाँ पे डाल सकते हैं और साथ में उनकी ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर हो गया। इसके अलावा गाइस अगर मान लो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो उसके अंदर आप एक से ज्यादा ऑनर भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। मल्टीपल डायरेक्टर का भी यहाँ पे ऐड करने का ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल आ जाता है। इसके बाद में गाइस जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आता है आइडेंटिफायर्स का। तो आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, आपका जो भी बिजनेस है उससे रिलेटेड आपके पास में कई सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे जीएसटी हो गया, एमएसएमई हो गया। तो गाइस इसके अंदर क्या होता है, आपको एक यहाँ पे सेलेक्ट करना है। फॉर एन एग्जांपल मान लो मैंने जीएसटी यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, तो मेरा जीएसटी का नंबर यहाँ पे मुझे डालना है। नेम ऑफ आइडेंटिफायर यानी कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो गया,
कब ये इशू हुआ, किस अथॉरिटी ने इशू किया, प्लेस क्या है, तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे डालनी पड़ती है। इसके अलावा यहाँ पे आपको बहुत सारे अदर ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे अगर आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो आपका सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन हो गया, या आप देख सकते हो कोई हेल्थ अथॉरिटी ने आपको लाइसेंस वगैरह इशू कर रखा है। प्रोप्राइटरशिप है तो मान लो शॉप पे लाइसेंस वगैरह हो गया, या फर्म का कोई भी ऑथराइज लेटर हो गया। सो देखो ऐसे बहुत सारे यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें से आप कोई भी एक ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट करके वो डाल सकते हो। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पे आप जो चूज आउट करोगे अटैचमेंट में आपको वो चीज़ें यहाँ पे अपलोड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप मल्टीपल चीज़ें जो है आइडेंटिफायर के रूप में यहाँ पे आप ऐड करवा सकते हो। बाकी मिनिमम कोई भी एक डॉक्यूमेंट एज ए प्रोप्राइटरशिप यहाँ पे वर्क कर जाता है। इसके बाद में गाइस आती है हमारी एम्प्लॉयमेंट की डिटेल्स, यानी आपकी फर्म में, कंपनी में कितने लोग भैया काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे तो पहले आपसे पूछेगा कि ये एक्ट आपके ऊपर अवेलेबल है या वॉलंटरी बेसिस पे कवर कर रहे हो। तो अगर मान लो 20 से ज़्यादा लोग हैं तो यस कर दो, वरना फिर आप वॉलंटरी बेस पे कवर कर सकते हो। उसके बाद में गाइस मल्टीनेशनल, यानी कि मान लीजिए आपका बहुत सारे स्टेट या कंट्री के अंदर काम चलता है, एक एमएनसी के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो आप उसको यस कर दीजिएगा। उसके बाद में गाइस आपसे पूछेगा क्या आप कोई सब कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हो। मतलब कई बार क्या होता है जैसे रेलवे के टेंडर्स हो गए, तो वहाँ पे क्या होता है बिजनेस जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होता है। मान लो सब कॉन्ट्रैक्ट पे आपको दे रखा है, तो अगर ऐसा कुछ है तो आप उसको यस कर दो, वरना नो रहने दो। अगर आप कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हो जिसके अंदर मान लो जो आपके जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, तो मान लो उनके लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे रिस्क फैक्टर रहता है। मान लो कोई ऐसी आप फैक्ट्री चला रहे हो जिसके अंदर है ना नुकसान होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है, या रिस्क फैक्टर यहाँ पे ज़्यादा है, तो उस केस में यहाँ पे इसको आपको यस करना है, वरना इसको आप नो रहने दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा इस यहाँ पे आपको नंबर ऑफ वर्कर्स डालेंगे, आप कितने रेगुलर आपके कितने वर्कर्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कितने हैं, मतलब सिंपली आपको नंबर डालना है कि मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, इस तरह से आपको डिटेल्स डालनी है। प्लस उनको आप सैलरी वगैरह कितनी पे करते हो, प्लस आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी कि जो 10 या 20 की जो मैंने आपको लिमिट बताई थी स्टार्टिंग के वीडियो में, वो लिमिट जो है आपने कब क्रॉस की, तो वो डेट आपको यहाँ पे बतानी पड़ेगी। साथ में आप नीचे जाओगे तो आपको इनकम टैक्स का अपना वार्ड एरिया, मतलब आपका जो पैन कार्ड वगैरह होगा उससे रिलेटेड जो भी डिटेल्स वगैरह होगी वो यहाँ पे आपको सिंपली फिलअप करना है। गाइस यहाँ पे आपको अदर डिटेल्स डालनी पड़ेगी, जैसे कि आपका जो प्रेमाइस है वो आपका खुद का है, रेंटेड है, क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। और ध्यान रखिएगा जैसे आप चीज़ें यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे नीचे आपके सामने ऑप्शन खुलते जाएंगे। अगर ओन्ड है तो कुछ नहीं होगा, लीज है तो नीचे लीज का नाम भी लिखना पड़ेगा, किससे आपने लिया है, हायर और रेंटल भी है तो आपको वो चीज़ें भी यहाँ पे नाम लिखना पड़ेगा कि किससे आपने रेंटल लिया है और कब, मतलब उसको रेंट का पेमेंट वगैरह भी कितना जाता है, उसका रेजिडेंशियल एड्रेस क्या है, मतलब वो सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको फिलअप करनी पड़ेगी। तो देखिए ईएसआई पीएफ के लिए काफ़ी सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको डालनी पड़ती है। लगा इस नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा ब्रांच और डिवीजन का। तो अगर आपकी कोई ब्रांच है, डिवीजन है, तो वो एडिशनली आप यहाँ पे ऐड करा सकते हो, वरना इसको पूरा आप इग्नोर कर सकते हो। इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन आता है एक्टिविटी का, तो यहाँ पे एनआईसी कोड डालना पड़ता है। तो अगर आपने एक एमएसएमई सर्टिफिकेट अप्लाई कर रखा है तो आप अपना सिंपली उद्यम सर्टिफिकेट निकालो, उसके अंदर ना एनआईसी कोड दिया हुआ होता है, तो वहां पे आप जो है डाल सकते हो, वरना सिंपली आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो। मान लो जैसे आपने कंस्ट्रक्शन में ले लिया, फिर आप उसमें डिवीजन में जा सकते हो, सिविल इंजीनियर, फिर मान लो आपने कंस्ट्रक्शन, रोड से रेलवे, तो इस तरह से बहुत सारी कैटेगरी दी हुई है, तो यहाँ पे आप इजीली वो सेलेक्ट भी कर सकते हो अगर आपको अपना एनआईसी कोड वगैरह नहीं पता है तो। उसके बाद में गाइस लास्ट स्टेप आती है हमारी अटैचमेंट की। तो जैसे मैंने बताया कि जो आप आइडेंटिफायर सेलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको सारे यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। जो पहला डॉक्यूमेंट आता है वो आता है प्रूफ ऑफ एड्रेस, और सिंपल सी बात है प्रूफ ऑफ एड्रेस के अंदर आपको या तो इलेक्ट्रिसिटी बिल कॉपी हो गया, या फिर उसका कोई भी एनओसी सर्टिफिकेट हो गया, या कोई कमर्शियल रेंट एग्रीमेंट हो गया, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे अपलोड करनी पड़ती है। इसके अलावा गाइस यहाँ पे आपसे पूछेगा सेटअप प्रूफ ऑफ द अटैचमेंट। तो यहाँ पे भी देखिए बहुत सारे आपके सामने ऑप्शन आ जाएंगे कि भाई आप जो कंपनी चला रहे हो, फर्म चला रहे हो, उसका प्रूफ क्या है। तो अगर आपका एक रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट है तो वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, या फिर अपना जीएसटी का सर्टिफिकेट हो गया, एमएसएमई का सर्टिफिकेट हो गया, अपना फर्स्ट सेल इनवॉइस हो गया। तो ऐसे बहुत सारे आपकी स्क्रीन के सामने यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएंगे, तो वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। इसके अलावा गाइस यहाँ पे कुछ लाइसेंस प्रूफ अटैचमेंट भी आपसे मांगेगा, तो यहाँ पे अगर आपके पास में कोई भी लाइसेंस वगैरह है तो वो आप अपलोड कर सकते हो। तो अगर मैं प्रोप्राइटरशिप की बात करूँ तो जीएसटी, एमएसएमई, ये 2 डॉक्यूमेंट यहाँ पे इनफ है, इससे ज़्यादा आपको अपलोड करने की जरूरत नहीं है। बाकी शॉपिंग लाइसेंस है तो वो भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। गाइस लास्ट में आपसे केवल जो है सिग्नेचर मांगता है, तो यहाँ पे एक सैंपल दिया हुआ है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और इसको फिलअप करने का तरीका बड़ा ही आसान है, ऊपर सिंपली नेम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट डाल दो, एड्रेस डाल दो, और मान लो बहुत सारे अगर आपके ऑनर से कंपनी के अंदर, तो सबके यहाँ पे साइन चाहिए होंगे। अगर आप एक खुद प्रोप्राइटर है तो बस खुद के साइन कर दो, और वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करा के सबमिट बटन के ऊपर सिंपली क्लिक कर दो। अब गाइस यहाँ पे आगे का जो प्रोसेस है उसके अंदर आपको डीएससी यहाँ पे अलाइन करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको क्लास 3 का डीएससी लगाना पड़ेगा सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद में। साथ में गाइस यहाँ पे इन्होंने एक डिटेल पूरी गाइड
साइट भी दे रखी है, ये पीडीएफ की लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, जहाँ पे भी पूरा जो मैंने आपको बताया वो पूरा यहाँ पे डिटेल में विस्तार में एक एक चीज़ यहाँ पे ढंग से बताई हुई है। तो इस डॉक्यूमेंट को आप फॉलो कर सकते हो। और अगर इस लास्ट में आप देख सकते हो इस टाइप से आपको डीएससी जो यहाँ पे अटैच कराने पड़ते हैं, जो एक पीडीएफ जनरेट होगी उसके ऊपर आपको डीएससी अलाइन करने पड़ेंगे। और जैसे डीएससी वगैरह अलाइन हो जाते हैं तो सिंपली आपकी जो भी एप्लीकेशन होगी, आप देख सकते हैं आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिट हो जाती है और आपको इस तरह का ईमेल वगैरह भी मिल जाता है कि आपका अलाइन नंबर वगैरह क्या है। तो जैसे आपको ये चीज़ें यहाँ पे मिल जाती है उसके बाद में सिंपली आप ईएसआई या फिर ईपीएफ की साइट के ऊपर जाकर एक एक एम्प्लॉय का यहाँ पे सेपरेटली जो है रजिस्ट्रेशन जो है ऐड यहाँ पे कर सकते हो। सो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आप लोग की कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।